नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे इसरो द्वारा बनाए गए ताज़ा रिकॉर्ड की। साथ ही साथ चर्चा का विषय होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए अनोखे इंजन की। वहीं खोज खबर में मिलेगी आपको नींद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सफलतापूर्वक लॉन्च किए 104 उपग्रह। कोलकाता में आयोजित हुआ 7वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। वैज्ञानिकों ने की अनोखी खोज, विकसित किया माइक्रोस्कोपिक हीट इंजन। सीसीएमबी हैदराबाद की किसानों को सौगात, विकसित किया कीट प्रतिरोधी चावल। और खोज खबर में चर्चा करेंगे नींद पर, जानेंगे कैसे स्वास्थ्य से जुड़ा है सोना। इसरो ने अंतरिक्ष में सबसे ऊंची उड़ान भरते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 15 फरवरी को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। PSLV-37 द्वारा लॉन्च किए गए इन उपग्रहों में भारत के 3 उपग्रहों के अलावा अमेरिका, इजराइल, हॉलैंड, UAE, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के उपग्रह शामिल हैं। भारत से पहले एक साथ कई उपग्रह लॉन्च करने का ये रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने एक साथ 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 1 0 इसरो ने इस साल के लिए पहले ही कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया था। इस दिशा में इसरो ने पहला कदम उठा लिया है। पूरी दुनिया इसरो टीम की वाहवाही कर रही है, जिसमें उसने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने का लक्ष्य पूरा किया है। 15 फरवरी को सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के रॉकेट PSLV-37 ने इस महत्वपूर्ण कदम को अंजाम तक पहुंचाया। इन 104 उपग्रहों में 100 माइक्रो उपग्रह और 1 नैनो उपग्रह विदेशी हैं। ये उपग्रह अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के हैं। So it's not whether we are crossing somebody else what they have put or what we have put as a record. It's primarily about improving our capability to maximize our returns. 3 भारतीय उपग्रहों में INS-1A और 1B के अलावा कार्टोसैट 2 श्रृंखला का उपग्रह शामिल है। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले अभी तक इतनी बड़ी संख्या में किसी भी देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की कोशिश तक नहीं की थी और वाणिज्यिक स्तर पर अंतरिक्ष बाजार में फायदा नहीं उठाया था। इससे पहले रशियन स्पेस एजेंसी ने एक साथ 37 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल करने वाली टीम के मुताबिक इस परियोजना में प्रचार से अधिक कम लागत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मिशन में छोड़े जाने वाले उपग्रहों की संख्या जितनी अधिक होगी, लागत उतनी ही कम आएगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक मिशन में अधिक से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की कवायद इस्तेमालकर्ताओं के लिए फायदेमंद है और तकनीकी रूप से बेहतर विकल्प है। इस मिशन के सफल हो जाने के बाद अब इसरो की टीम इस साल मार्च में दक्षिण एशियाई उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने की योजना को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है, जिसका नाम सार्क सैटेलाइट रखा गया था। अब तक 2016 को इसरो के इतिहास में एक स्वर्णिम साल के रूप में देखा जा रहा था और अब स्पष्ट है कि ये साल पिछले साल से भी कहीं अधिक स्वर्णिम साबित होने जा रहा है।
विज्ञान को फिल्मों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कोलकाता में हाल ही में 7वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चले इस फिल्म महोत्सव में विभिन्न संस्थानों, फिल्म निर्माताओं और छात्रों द्वारा बनाई गई विज्ञान पर आधारित फिल्में दिखाई गई और इसके साथ ही चयनित की गई फिल्मों को पुरस्कृत भी किया गया। हर साल इस फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स द्वारा किया जाता है। विजुअल मीडिया के आने के बाद विज्ञान प्रसार कई गुना बढ़ गया है। आज की तारीख में पेचीदे वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी आधुनिक विजुअल तकनीकी की मदद से आसानी से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर से फिल्म निर्माता विज्ञान प्रसार के लिए इकट्ठा हुए। जी हां, लंबे इंतजार के बाद 7वां फिल्म महोत्सव कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में 14 से 18 फरवरी को संपन्न हुआ। फिल्म महोत्सव को विज्ञान प्रसार और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। मुझे लगता है कि एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें जानकारी है, साइंस है, अवेयरनेस है, एंटरटेनमेंट है। तो उस तरह से उस लिहाज से अपने आप में एक सफल कार्यक्रम है जिसमें कंट्रीब्यूशन सभी का है। इसमें साइंटिस्ट भी है, साइंस फिल्म मेकर भी है, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं और साइंस फिल्म मेकर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो समाज के हर तबके को हमने जोड़ा है और कोशिश की है कि लोग एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से समझें और एक बेहतर फिल्म बनाएं। महोत्सव का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी ने किया और इस मौके पर मशहूर फिल्म निर्माता श्री गौतम घोष ने दर्शकों को संबोधित किया। उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने 7वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2017 की संस्मारक पत्रिका का विमोचन किया। 5 दिन चले महोत्सव में विभिन्न वर्गों की 70 चुनिंदा फिल्में दिखाई गईं, जिनमें आयोजकों की बनाई विज्ञान पर आधारित फिल्में, फिल्म निर्माताओं की व्यक्तिगत रूप से बनाई गई फिल्में और स्कूली तथा कॉलेज के छात्रों की बनाई फिल्में शामिल थीं। मशहूर विज्ञान संचारक प्रोफेसर पार्था घोष की अध्यक्षता में ज्यूरी ने प्रदर्शित फिल्मों में से पुरस्कार के लिए चयन किया। फिल्में दिखाए जाने के अलावा महोत्सव में विभिन्न वर्कशॉप और विज्ञान प्रसार तथा विज्ञान पर आधारित फिल्मों पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। उम्मीद के मुताबिक फिल्म फेस्टिवल में देश भर के विज्ञान पर आधारित लेखकों, फिल्म निर्माताओं और फिल्म में अभिरुचि रखने वाले शामिल हुए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा इंजन विकसित किया है जो बैक्टीरिया की गतिविधियों द्वारा संचालित होता है। इसे माइक्रोस्कोपिक हीट इंजन का नाम दिया गया है। सामान्य इंजन की तर्ज पर आधारित इस इंजन में सूक्ष्म कणों और बैक्टीरिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस शोध को जाने माने जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया है। अपने आसपास हम जितनी तकनीकी देखते हैं वो किसी न किसी रूप में जिंदगी को समर्थन देने वाली माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया की नकल होती हैं। इस लिहाज से देखें तो जिंदगी के लिए आधारभूत जरूरी कोशिकाएं एक मशीन से कम नहीं। इस सिलसिले में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने कोशिकाई प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। इस खोज को माइक्रोस्कोपिक हीट इंजन का नाम दिया गया है। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया के कामकाज में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। इस शोध को प्रोफेसर अजय के सूद और उनके शोधकर्ताओं शुभ घोष और सुधीश कृष्णमूर्ति ने किया है। पारंपरिक इंजन में
ईंधन के जलने पर उच्च तापमान पर पिस्टन आगे पीछे की दिशा में गतिमान होता है। इसी तर्ज पर माइक्रोस्कोपिक हीट इंजन बेहद कम तापमान परिवर्तन के जरिए बैक्टीरियाई गतिविधियों को अंजाम देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कण आपस में टकराते हैं और इंजन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। We have shown that if you have a bath with bacteria, when the bacteria are more active or less active, out of these two states we can get work done. It's a Stirling engine. It's perfectly the same engine which works in automobiles and locomotives, but using one particle. And the work is being done by bacteria which make this particle more or less active. ये छोटा हीट इंजन बेहद छोटे कणों का इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया को पानी में लेजर बीम और प्रकाश की मदद से देखा जा सकता है, जिसमें बैसिलस लिचेनिफॉर्मिस नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है। जब पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो बैक्टीरिया तेजी से घूमने लगते हैं और कणों को प्रभावित करता है। कणों के अपनी जगह से विस्थापित होने से इंजन को ताकत मिलती है। तापमान में परिवर्तन हर 4 सेकंड पर होता है, जिससे बैक्टीरियाई गतिविधियों में परिवर्तन होता है और इंजन काम करता है। टीम के मुताबिक इस इंजन में 50 से 60% उत्पादकता होती है, जो एक पारंपरिक इंजन से कहीं बेहतर है। अब शोधकर्ताओं की योजना इस माइक्रोस्कोपिक हीट इंजन को नैनो उपकरण या इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण से जोड़ने की है। ये शोध नेचर फिजिक्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कीटों और फसलों में होने वाली बीमारियों से किसान हमेशा ही परेशान रहते हैं। इसकी वजह से हर साल उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए CSIR के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनमें बीमारी लगने का खतरा नहीं होगा। बेहतर परिणामों के बाद इन चावल की किस्मों को किसानों में बांटा जा रहा है। चावल देश के सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है और किसानों का एक विशाल तबका अपनी आजीविका के लिए चावल के उत्पादन पर निर्भर करता है। परेशानी की बात यह है कि चावल की फसल के पूरे दौर में और पौधों के किसी भी हिस्से में विभिन्न किस्म के कीड़ों के हमले का खतरा बना रहता है। हर साल कीड़ों की वजह से चावल उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इन किसानों के लिए उम्मीद की किरण है नई कीट प्रतिरोधी बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट सांबा मसूरी चावल का प्रकार, जिसे भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने तैयार किया है। चावल के इस प्रकार को एक संयुक्त परियोजना के तहत तैयार किया गया है। इस परियोजना को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वित्तीय मदद दी है और इसे संयुक्त रूप से आरंभ किया है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च एंड एग्री बायोटेक फाउंडेशन ने। We have used a wild variety of rice which is resistant to a disease which causes major problem in several states in the rice, in the variety called Samba Masuri, and we have brought the disease resistant genetic component of the rice by breeding program, which is accelerated by a technique called marker assisted breeding, which CCMB developed the technology in collaboration with the Indian Council of Agriculture Research, and this variety is now so popular that now is grown in some 6 different states. We are working on a very elite rice variety called improved Samba Masuri. This is in collaboration with Indian Institute of Rice Research, Rajendra Nagar. We have together developed a bacterial blight resistant disease variety, which is a fine grain, and it is a very popular rice variety in and around Andhra Pradesh.
CCBM ने नए विकसित चावल के बीज किसानों में वितरित करने की शुरुआत की है। खास बात यह है कि पहली फसल से ही किसान अधिक प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज खुद तैयार कर सकते हैं और उन्हें बार बार बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है कि बीमारियों से बचाव और आसानी से उपलब्ध बीज न सिर्फ किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे, बल्कि उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बेहतर बनाएंगे। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। विज्ञान को अधिक विस्तृत बनाने के लिए केंद्रीय विज्ञान, तकनीकी एवं भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल में आंखों से लाचार लोगों के लिए विशेष अंग्रेजी ब्रेल एटलस का विमोचन किया। एटलस भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस एटलस को बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत वर्षों तक निरंतर काम किया है और आने वाले समय में इसी तरह की और कई एटलसेस विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बनाने का हमारा लक्ष्य है और उस पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। ब्रेल एटलस को नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है और इसे देश भर के स्कूलों में आंखों से लाचार छात्रों के बीच वितरित किए जाने की योजना है। ब्रेल मानचित्र उभरे और सामान्य रेखाओं से घिरे होते हैं तथा आंखों से ना देख पाने वाले छात्रों की मदद के लिए उनमें प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। We feel very encouraged that the mainstream institutions of the government are now becoming more inclusive. First of all, they have thought about the population which has some or the other disability. That itself indicates that as a society we are changing. Atlas is one such initiative which will create an appropriate environment for learning geography by our students. मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आगे भविष्य में बहुत सारे दृष्टिहीन विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग में आएगा और उनके लिए लाभदायक भी होगा। इन एटलस का सारे स्कूल्स तक पहुँचना और इनका उचित प्रयोग होने से ही ये सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। इस एटलस में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसे विभिन्न विषयों पर करीब 20 मानचित्र हैं। भारत ने सैन्य विकास करने और सैन्य सामानों का आयात कम करने के मकसद से एक रक्षा शोध फंड के गठन का ऐलान किया है। इस फंड का मकसद रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस फंड में शुरुआती निवेश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। विज्ञान के प्रति उत्सुकता रखने वालों के लिए डायनासोर अवशेष का लाइव दृश्य देखने से अधिक दिलचस्प क्या हो सकता है। मेक्सिको के डेजर्ट म्यूजियम ने देश के उत्तर में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में एक नए स्थानीय डायनासोर की प्रजाति के अवशेष दिखाए। नई प्रजाति को ये हुए कोहसेरेटॉप्स नाम दिया गया है, जो सींग वाले सेट्रोसॉरीन सेरेटॉप्सिड डायनासोर की श्रेणी का है। ये अवशेष 2007 में कोहुइला प्रांत के ओकाम्पो क्षेत्र में पाए गए थे। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के मकसद से मुंबई में सालाना लिटिल हार्ट मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हजारों बच्चों और उनके माता पिता शरीक हुए। इसका आयोजन वाडिया अस्पताल और सिद्धि विनायक मंदिर ने संयुक्त रूप से किया था। हर साल फरवरी में इस मैराथन का आयोजन नई पीढ़ी में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर निष्क्रिय जीवन शैली बिताते हैं। कई शोधों
शोधों में ये बात सामने आई है कि रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरी ना हो तो इसका सीधा असर हमारी पूरी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन ज्यादा देर तक सोना भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। डॉक्टर्स का मानना है कि ज्यादा देर तक सोने से डिप्रेशन, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की संभावना रहती है। नींद का हमारे शरीर से क्या संबंध है और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में। उन्नीस 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक शोधकर्ता एलन रेक्टशाफन ने सोने की प्रक्रिया को लेकर कई प्रयोग किए। हवा, खाना या पानी का अभाव जानलेवा हो सकता है, तो क्या नींद के अभाव से भी मृत्यु संभव है? एलन ने कई चूहों पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए और पाया कि लगातार 32 दिनों तक नींद नहीं लेने के बाद सभी चूहों की मृत्यु हो गई। हालांकि चूहों की मौत की इस वजह से कई शोधकर्ता अब भी इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इतना तो सभी मानते हैं कि लंबे समय तक नींद ना लेना मौत को आमंत्रित करना है। दरअसल सभी जीवित प्राणियों में नींद की अहमियत होती है। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो नींद को दिमाग और शरीर को प्राकृतिक रूप से ताजा करने की प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें चेतना में बदलाव, लगभग सभी मांसपेशियों में शिथिलता और आसपास की गतिविधियों में न्यूनतम संलग्नता शामिल है। नींद और जागने की प्रक्रिया को बाहरी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया की तुलना में भिन्न कर सकते हैं। आखिर ये कैसे होता है कि रात में एक निश्चित समय पर हमें नींद सताने लगती है? हम जम्हाई क्यों लेने लगते हैं? जेट लैग क्या होता है? ये सभी नींद को लेकर तमाम दिलचस्प सवाल हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक नींद में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जैविक घड़ी या जैविक प्रक्रिया की लय। इंसानी दिमाग में जैविक प्रक्रिया की लय होती है, जो वातावरण से संकेत ग्रहण करती है, जैसे रोशनी। जैविक लय दिमाग के कई हार्मोन्स और रसायनों से जुड़ी होती है, जो हमें नींद महसूस कराते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान आमतौर पर दिन के वक्त सक्रिय रहते हैं, जबकि रात में नींद लेते हैं। लेकिन जैविक लय अलग अलग सजीवों में अलग अलग होती है। जिन्हें सुबह उठने की आदत होती है वो जल्द सो जाते हैं, जबकि कई लोगों को देर रात तक जागने की आदत होती है। इस जैविक लय में गड़बड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति समय के एक जोन से दूसरे जोन में जाता है। इस गड़बड़ी को जेट लैग कहते हैं। जम्हाई लेने का मतलब है कि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, लिहाजा दिमाग धीमी गति से काम कर रहा है। स्नायु विज्ञानों के मुताबिक जागने से सोने की प्रक्रिया के बीच अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले दिमाग का चौकन्नापन कम होता है, यानी दिमाग की प्रतिक्रिया बाहरी दुनिया की गतिविधियों के प्रति कम हो जाती है। इसके बाद दिमाग सोने से पहले संक्रमण की स्थिति में होता है, या धीरे धीरे इसकी गतिविधियां कम होने लगती हैं। इस दूसरे चरण में आंखों की गतिविधियां कम हो जाती हैं और दिमाग की गतिशीलता न्यूनतम होती है। अगला चरण होता है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। चौथे चरण को रेम स्लीप कहते हैं। ये वो चरण होता है जब हम सपने देखते हैं। नींद को शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया माना गया है। नींद के दौरान शरीर और दिमाग के सारे अवयव अपनी ऊर्जा एकत्र करते हैं। नींद शरीर और दिमाग के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया मानी जाती है। नींद के दौरान शरीर और दिमाग के सारे अवयव अपनी ऊर्जा एकत्र करते हैं। एक बात सभी मानेंगे कि बदलती जीवन शैली ने और खासकर स्मार्टफोन के आने के बाद हमारे नींद के तौर तरीकों पर भी बदलाव आया है। हम में से अधिकांश को देर रात तक फोन की स्क्रीन देखने की आदत है। कई बार अंधेरे में भी हम ये काम करते हैं।
ये आदतें दुनिया भर में अनिद्रा और नींद से जुड़ी दूसरी बीमारियों की मुख्य वजह हैं। नींद में कमी, मोटापा, दिल की बीमारियां, दिमागी गड़बड़ियां जैसे निराशा और यहां तक कि मृत्यु की वजह बनती हैं। लिहाजा एक वयस्क इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा नींद भी हानिकारक है और निद्रा रोग और निराशा का कारण बनती है। तो हमें बताइए आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।